नमस्ते सिलीगुड़ी के साथ एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके सामने। आपके साथ रोजाना शाम को 6 बजे मिलने का ये अवसर हम चूकना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम बुलाते हैं हर दिन एक नए मेहमान को। इस कार्यक्रम में आपको पता ही है कि समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक जो व्यवसायी है वह उद्यमी लोग और हर तरह के, हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, जिनका सरोकार हमारे सिलीगुड़ी से होता है, हमारे प्यारे सिलीगुड़ी से होता है। और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी इस सिलीगुड़ी के बेहतर के लिए, विकास के लिए और अधिक विकास के लिए ही होता है। और हम हमेशा इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं समस्या के समाधान पर, क्योंकि हमें चाहिए एक बेहतर और चलायमान सिलीगुड़ी, जिसके अंदर हम आराम से हमारी जो विकास की गति है उसको और आगे बढ़ा सके। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, हमारे स्टूडियो में आप देख सकते हैं हमारे आपके स्क्रीन पर, इनका नाम है सरबजीत होरा, जो कि पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एलएलबी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सरबजीत सिंह का स्वागत करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार। प्लस आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और बहुत अच्छा आप कार्यक्रम ये कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप मंडे टू फ्राइडे एवरीडे आप विभिन्न लोगों को बुलाकर उनको अपॉर्चुनिटी देके उनसे थॉट्स शेयर कर रहे हैं। आपको उसके लिए बहुत बहुत सराहनीय और कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले धन्यवाद। सरबजीत सिंह होरा जो कि आज हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे। उससे पूर्व, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम में एक परंपरा है कि हम जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में परिचय देते हैं। सरबजीत सिंह होरा सीए हैं और एलएलबी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आईसीए जो कि सीए का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ट्रेजरर भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, और साथ ही साथ डॉन बॉस्को एलुमनाई के सेक्रेटरी भी हैं। और इसके अलावा लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप कोऑर्डिनेटर कमिटी के चेयरमैन भी है, शायद आप कोऑर्डिनेटर है। और साथ ही साथ अगर सामाजिक सरोकार की बात करें तो उसमें भी जुड़े हुए हैं। पंजाबी बिरादरी के कोषाध्यक्ष भी हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं इस बिरादरी के अंदर। और इसके अलावा अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल, जो कि गुरुद्वारा से संचालित होती है, जुड़ी हुई है, उसके भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो बातचीत का सिलसिला है, जो चर्चा का सिलसिला है उसको, क्योंकि मुख्य मुद्दा हमारी सिलीगुड़ी से रिलेटेड है। तो फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। जो दर्शक इस समय हमारे साथ नए सिरे से जुड़े हैं उनका, हमारे कार्यक्रम अमृत भोग राइस द्वारा प्रस्तुत नमस्ते सिलीगुड़ी में। तो होरा जी, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। और जो हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा है वह है हमारे शहर का जिस तरह से विकास हुआ है, बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ है। बीते अगर 10 साल की बात करें तो आपने देखा होगा, आपका भी जन्म यहीं का है, आपने देखा होगा काफी गति से इसका विकास हुआ है। मगर जिस गति से इसका विकास हुआ है उस मामले में आपको लगता है कि यहां पर सुविधाएं, जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं, उनमें भी विकास हुआ है, या उनमें आवश्यकता है विकास होने की, या कैसे कर सकते हैं उसमें विकास? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जिस हिसाब से आपने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हमारे सामने है, काफी विकास हुआ है। लेकिन हाँ, देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे बोला जाता है। बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी जगह है, बहुत स्कोप है, बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। एक कहावत भी बोली जाती है, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये एक कोट भी है। तो उसी हिसाब से हमारे शहर में भी बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो एक रिक्वायरमेंट जो समझ आ रही है, दैट इज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन में अब कोविड के बाद हमने ये भी देखा, काफ़ी लोग जो बैंगलोर या कई बड़े शहरों में वो बस चुके थे, अब दे आर कमिंग बैक टू सिलीगुड़ी। वो वापसी हो रही है, वो सेटल हो रहे हैं यहाँ पर। उन्हें छोटे शहर की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। तो उन्हें भी एक हैबिट है एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो चीज़ की हमें भी कमी महसूस होती है। जैसे मैंने भी अपनी पढ़ाई कलकत्ता से की है, तो जब मैं वापस आया था तो मुझे भी फील हुआ कि कुछ एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है यहाँ पर। तो मेट्रो की तुलना करना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल मेट्रो बिल्कुल की सुविधा है, उसके बारे में बात। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही आप ले लीजिए, तो उतने उतने हम शायद हमारे पास उस लेवल के रोड्स नहीं है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चल सके, जो आम आदमी है उनको वो बेनिफिट मिल पाए। तो इन सब चीज़ों का बहुत एक स्कोप है यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट के लिए, ये मैं समझता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी जो सड़कें हैं, वह सड़कें वर्तमान में जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, माने पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में जिस तरह से काफी कम जाम की समस्या से हमें रूबरू होना पड़ता था, और आज के दौर में क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस मुकाबले में अभी जो सड़कें हैं उसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय है जो कि सरकार कर सकती है आपकी नजर में? देखिए, सबसे जो बड़ी एक सड़कों को लेके जो प्रॉब्लम आई है, दैट इज वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जितने पॉपुलेशन जो बढ़ गई है उस कारण से अब आप आए दिन देखते हैं, अगर आपको सेवक रोड से हिलका टोट तक जाना है, डिस्टेंस हार्डली 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उससे ज्यादा का कोई डिस्टेंस नहीं है, बट आपको 25 मिनट 30 मिनट, कभी कभी उससे ज्यादा भी टाइम लग जा रहा है। तो ये जो टाइम लॉस जो है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी लॉस दे रही है, ग्रोथ को रोक रहे हैं। अगर हम ट्रैफिक में ही फंसे रह जाएंगे तो हम काम कब करेंगे? हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है दिन का, वो अगर हमारा ट्रैफिक में निकल जाए, तो सबसे जो यहाँ पर देखिए, आर्टीरियल रोड्स की इतनी फैसिलिटी नहीं है, बहुत कम आर्टीरियल रोड्स की फैसिलिटी है। तो आई थिंक फ्लाईओवर जो एक समय पे लग रहा था कि फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्पीड से आ रहे हैं, अगर वो उस प्रोसेस को स्पीड अप रखा जाए, और फ्लाईओवर्स यहाँ पर आई थिंक अभी जो बिगेस्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वो फ्लाईओवर्स की बिगेस्ट रिक्वायरमेंट है। फ्लाईओवर की रिक्वायरमेंट पर सरबजीत सिंह होरा भी जोर दे रहे हैं। इससे पूर्व भी जो मेहमान आए थे उन्होंने भी ये कहा था कि फ्लाईओवर्स की जो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, ज्यादा से ज्यादा फ्लाईओवर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर में जो जाम की समस्या या जो आज हमारी जो गति को कहीं ना कहीं जो रोक रहा है, जो ट्रैफिक, वह कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ेगी। और कई लोगों ने तो यह भी कहा था कि डिवाइड कर देना चाहिए, स्लो व्हीकल को अलग एक लेन होनी चाहिए, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी लेन बनाने की यहाँ पर जगह ही नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आपने भी देखा होगा कि गाड़ियां पार्किंग करने के बाद फिर फुटपाथ है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, और ऐसे करके अगर देखा जाए तो 100% की अगर सड़क का अगर 10 मीटर की पकड़ूं तो उसमें से 60 मीटर की जगह जो है वह कहीं ना कहीं एक्रोचमेंट में और इस तरह की पार्किंग वगैरह में चली गई है। तो इसके लिए भी क्या उपाय माने किया जा सकता है? सरकार और पब्लिक की परस्पर अगर मिलीजुली एक भूमिका हो तो इसको कैसे किया जा सकता है ठीक ठाक? देखिए, ये हमें एज सिटीजन ही हमें एक अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को की इम्पोर्टेंस, जो सड़क की जो इम्पोर्टेंस है, ये हमें सड़क तक ही हम अगर उसे लिमिट रखें, तो इस चीज़ अगर जब तक ये हम में नहीं जागरूकता आएगी, तब तक आई थिंक सरकार भी बहुत ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कर पाएगी। अगर हम ही अपने मटेरियल्स को हम अगर उस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, या लोग हम वहीं पे हम बैठ जाते हैं, तो सरकार किस पॉइंट तक करें? अगर वहां पर भी हो, देन हमें वो पसंद नहीं आता, अगर कुछ स्ट्रिक्ट अगर एक्शंस लिए जाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है कि हम भी इन सब चीज़ों के बारे में समझें, और उनको भी अपॉर्चुनिटी दें कि अब हमने आपके लिए जगह दी है, अब आके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, अब हमें वो बेनिफिट दीजिए जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारे साथ जो लोग नए सिरे से जुड़े हैं। मैं बता दूं कि सीए सरबजीत सिंह होरा हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि एलएलबी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काफी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। हाँ सर, मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने एलएलबी करके रखी हुई है। सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि आपने सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलएलबी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था। तो हम बता रहे थे कि हमारे साथ बैठे हुए हैं सरबजीत सिंह होरा, जो कि सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलएलबी कर चुके हैं, और साथ साथ ही कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, और काफी अच्छे खासे एक्टिव हैं, माने सामाजिक क्षेत्र में भी एक्टिव है। अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो सीए होने के कारण, इनके साथ सीए की प्रैक्टिस करने के कारण, एलएलबी करने के कारण इनके पास लोग आते हैं सुझाव लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जिसका कि अभी तक हमने जिक्र नहीं किया कि सरबजीत सिंह होरा, जब होरा वर्ड आप सुन रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक जहन में एक नाम आ रहा होगा, जो कि काफी प्रसिद्ध नाम है, जीएस होरा। जीएस होरा के सुपुत्र हैं, और अच्छे खासे जीएस होरा की अगर हम बात करें तो वो अच्छे खासे एक्टिव है सामाजिक संगठनों में, उनका काफी अच्छा खासा नाम है। लायंस क्लब में एक अच्छी ऊंची पोस्ट पर होल्ड कर वो आ चुके हैं, और सीए फ्रेटर्निटी में भी उनकी एक अलग पहचान है। तो कितना फॉलो करते हैं पापा को आप? बिल्कुल। अब
देखिए वो मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। मैं जब आई थिंक आई वाज 22 तब मैंने सीए कंप्लीट कर लिया था। तो उस टाइम से अब 11 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो अब एक वो आप कहते हैं ना कि एक कोई एक आप किसी एक पर्सन को आप सोचते हैं कि मुझे इस इनकी तरह बनना है, इन अपना आइडल मानना है, तो शायद मैंने कहीं ना कहीं उनको ही अपना आइडल मान लिया था। एंड उस हिसाब से कोशिश की है कि जिन रास्तों पे वो चले हैं और जिस हिसाब से उन्होंने जीरो से लेकर स्क्रैच से लेकर बहुत कुछ आज के दिन में एक समाज में अपना एक नाम हासिल किया है, लोगों की मदद करते हैं, अपने तरीके से वो काम करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। तो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर हम कर लें उस लेवल का, तो शायद कुछ ना कुछ अपना नाम बना लेंगे। तो ये तो एक पर्सनल इनका तजुर्बा हम देख रहे थे कि ये किसको फॉलो करते हैं, किनको फॉलो करते हैं, तो ये खुद के पिताजी को ही फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा सरबजीत सिंह जी, हम जो बात कर रहे थे ट्रैफिक की हो गई, ये हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मुद्दे की बात है अगर हम करें, तो शहर में ट्रैफिक को लेकर माने पार्किंग को लेकर स्पेस की बहुत कमी है। जबकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, चारों तरफ से लोग आते हैं। अगर आप देखें तो हमारे आसपास के जो देश है, पड़ोसी देश भी है, वहां से भी लोग आते हैं, या फिर जो पर्यटन स्थल है वहां से भी लोग आते हैं, मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। काफी बड़ा एक इलाका है जो इस मार्केट पर डिपेंड करता है, सिलीगुड़ी के मार्केट में। मगर बावजूद इसके पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर क्या किया जा सकता है? देखिए पार्किंग की समस्या अगर आप हर शहर में है ये समस्या, लेकिन अगर एक एग्जांपल अगर आप देखते हैं गैंगटॉक की, तो उनके पास इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल किया कि एक सेंट्रलाइज्ड पार्किंग उनके पास है और कुछ एक लोकेलिटीज वो दैट इज फ्री फ्रॉम पार्किंग। शायद कहीं ना कहीं ये एमजी मार्ग को फ्री फ्रॉम पार्किंग कर दिया, व्हीकल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये मेरे पर्सनल भी मैं सोचता रहता हूँ, क्यों हम भी ये क्यों नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसी मार्केट्स जो बहुत आइकनिक है। और जैसे कि आपने बताया कि सिलसिला मार्ग, बृदान मार्केट, इन सब टाइप की मार्केट, अगर ये जस्ट एक थॉट है, पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है, आई डो नॉट नो, बट अगर हम सोच सकें इस टाइप से कि शायद कुछ ऐसी मार्केट्स हो जिनको हम व्हीकल फ्री कर दें एंड वो एक शॉपिंग का एक अलग एक्सपीरियंस मिले वहाँ पे लोगों को, तो शायद कोई कहीं ना कहीं कुछ इन सब जो मेजर एरियाज में पार्किंग की जो इशू है वो सॉल्व हो सके। सरबजीत सिंह जी सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि ब्रांड सिलीगुड़ी की अगर बात करें, अगर सिलीगुड़ी को किसी नाम से जाना जाता है, किसी कारण से जाना जाता है, तो उसमें से कहीं ना कहीं एक नाम यह भी आता है, हांगकांग मार्केट, शेरसिलान मार्केट, या महावीर स्थान की अगर मैं बात करूं, जो पुराने जो मार्केट्स हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। और हांगकांग मार्केट तो खासकर मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा फेमस है। एक समय था जब उत्सुकता रहती थी लोगों में कि हाँ, हम सिलीगुड़ी जाते हैं तो हमें हांगकांग मार्केट जरूर जाना है। हम खुद सिलीगुड़ी के जो निवासी है उन्हें भी ऐसी उत्सुकता रहती थी कि आज नया मार्केट में क्या आया, क्योंकि चाइना का एक बड़ा मार्केट वहां था। तो इसको लेकर अगर सरकार सोचती है, यह खैर सरकार का विषय है, इसमें क्या वैधानिक सुविधा हो सकती है, यह तो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है वो तो उनकी है, मगर यह बात इनकी सही है, मुझे भी सही लग रही है कि कहीं ना कहीं अगर उस जोन को व्हीकल फ्री जोन बना दिया जाए और पार्किंग के लिए एक अलग स्थल की प्रोविजन की जाए। ऐसा शायद सूचना मुझे मिली है कि कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, व्हीकल की पार्किंग के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, मगर उन्हें जल्दी करने की आवश्यकता है। आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, हर घर पे 2 या 3 गाड़ियां आ रही हैं, तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आज के दिन में हो गई है। तो इस पे भी एज सिटीजन्स मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। कलकत्ता में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बहुत वॉक करते थे हम लोग, एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी 3, 4, 5 किलोमीटर कब वॉक हो जाता पता नहीं चलता था। बट यहाँ पर अगर आप शायद अगर पानी टंकी मोड़ से अगर आप पंजाबी पाड़ा तक भी वॉक करें, आपको 3-4 लोग मिल जाते हैं, वो पूछ लेते हैं कि आप वॉक क्यों कर रहे हैं, आपके पास क्या व्हीकल नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये एक कल्चर नहीं है यहाँ पे वॉकिंग का, वॉक करने का कल्चर नहीं है यहाँ पर। तो हमें भी ये कल्चर को डेवलप करने की, मॉर्निंग वॉक बहुत लोग करते हैं, इवनिंग वॉक्स भी शायद कर, लेकिन डे वॉकिंग का जो कल्चर है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो हम भी छोटी छोटी जो जगहें हैं, हिलकाट रोड के अंदर ही आपको जाना है तो आप पैदल चले गए, सेवक रोड के अंदर ही जाना है तो आप पैदल चले गए, आपने अपने व्हीकल को नहीं यूज किया, इस टाइप की जागरूकता। सेवक रोड से हिलकाट रोड जाना 1 किलोमीटर आप पैदल चले गए, तो इस टाइप से अगर जागरूकता हो जाए लोगों में, तब आई थिंक वो भी एक व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट्स को शायद कम होगी। तो ये एक पर्सनल थॉट के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता, जब हम जैसे हिलकाट रोड में कहीं अगर कुछ थोड़ा बहुत काम होता था, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि पैदल ही चले जाए। तो इस टाइप से कि गाड़ी को यूज ना करें, एक ये प्रयास करने से लगता है कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर
हाँ बिल्कुल। मगर आप जिस वार्ड में रहते हैं, मुझे लगता है कि आप जो पंजाबी पाड़ा इलाके में रहते हैं, मैंने देखा है और वहां से कई बार कंप्लेंट भी आई हमारे पास। जो गाड़ियों की आपने बात की कि एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, मगर उनके पास पार्किंग का स्पेस नहीं है। अगर है भी तो उन्होंने उसका व्यवसायीकरण कर दिया है। मान लीजिए कि अगर किसी के पास पार्किंग की जगह है, उसको उन्होंने जनरल स्टोर को दे दिया है, या किसी भी दुकान वाले को, रेस्टोरेंट वाले को दे दिया है, और खुद की गाड़ियों को सड़क पर पार्क कर रहे हैं। तो इसमें कितना आप मानते हैं कि कितना ज्यादा ये खराब कर रहा है, माने सोसाइटी को कितना खराब कर रहा है? देखिए पंजाबी पाड़ा एक टाइम पे एक बहुत ही अच्छा रेसिडेंशियल कॉलोनी हम उसे मानते थे। कुछ सालों में, अब काफ़ी सालों से ये चल रहा है, जैसे आपने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और रेसिडेंशियल से अब सेमी कमर्शियल की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम तो हो रही है हमें। और जब हम इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो पहले हमें बहुत आराम होता था वॉक करना, और गाड़ियाँ हमारी भी जब आती थी बहुत फ्री, बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, आज के दिन भी बड़ी सड़कें हैं। तो लेकिन जो व्हीकल्स जो बढ़ गई हैं, और लोग अगर कहीं पे बाहर वॉक कर रहे हैं, बाहर पार्क कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम तो बढ़ रही है। ये फेस करना पड़ता है इसको। बिल्कुल, एटलीस्ट जिस लेन पे मैं हूँ उस लेन में इतनी इशू नहीं है, बिकॉज काफ़ी रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे। बट जो मेन पंजाबी पाड़ा वाला जो लेन है एक, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है। और हमें इरिटेशन होता है थोड़ा। जो मेन चौक है, और वो इतना ज़्यादा आज के दिन में पॉपुलर भी हो गया है, ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है। फूड जॉइंट बन गया है वहाँ पे पंजाबी पाड़ा में। तो ये भी एक रीज़न है कि दी नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है, यंगस्टर्स, उनके स्कूटीज़, और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट अब होने लग गया, जो पहले शायद नहीं था। लास्ट 5-6 सालों में मूवमेंट बहुत बढ़ गया पंजाबी पाड़ा में। तो ये जो सरबजीत सिंह जो बता रहे हैं हो रहा, ये एक सामाजिक सोच की बात है। यह कहीं ना कहीं सिविक सेंस की बात है कि हमें कितना अपने आप को साफ सुथरा रखना है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार कई लोग जाते बाहर, विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाकर वो लौटते हैं, तो वह एक बात बोलते हैं कि वहाँ जो हमने देखा, वाह क्या सड़कें थी, क्या क्लीन जगह थी। वहाँ पर सड़क पे कहीं पे भी कोई नो पार्किंग, माने पार्किंग नहीं कर पाता है, फाइन हो जाता है चट से, या फिर कोई भी गलत जगह पे पार्किंग नहीं करता, कचरा भी नहीं फेंकता है। मगर वही लोग वहां से 10 दिन भी रह के हैं, 15 दिन भी रह के हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो जो बात कर रहे हैं, उस समय भी उनकी गाड़ी रोड पे ही खड़ी करके बात कर रहे हैं। ऐसा मानसिकता अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं होगा। और जैसा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने कहा कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है सिक्किम, उसमें हमने भी देखा है कि अगर कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करने की कोशिश भी करो, तो 10 सेकंड के अंदर आपके पास पीछे से ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक पुलिस आएगा और आपको वहां से जाने के लिए कहेगा, वरना आपका जुर्माना हो जाएगा। तो यह बातें सिविक सेंस की है। तो आप अगर सिविक सेंस के मामले में सिलीगुड़ी के लोगों को अगर नंबर देने हो, 10 में से नंबर देने हो, कितने देंगे? शायद मैं राइट पर्सन नहीं हूँ नंबर देने के लिए, बट आपकी अगर एक सिटीजन के हिसाब से आप एज अ सिटीजन आई थिंक बहुत रूम है, तो आई थिंक 7 एटलीस्ट, 7 फिर भी बिल्कुल, क्योंकि आप भी उसमें हो ऑब्वियसली इसलिए 7 दे रहे हो आप। बिल्कुल, हम भी गलतियां करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम परफेक्ट हैं। हम अब सिविक सेंस की बात करते हैं, तो बाहर जाते हैं ऑब्वियसली वो चेंज हो जाता है कल्चर, यहाँ आते हैं तो कल्चर चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को देख के लगता है चलो ये तो चलता है। तो ये इस जो कल्चर में हम शायद अपने आप को भी वो पार्ट, अपने आप को भी दोषी मानते हैं इसमें। तो इसलिए मैं शायद 6 और 7 विल बी द राइट नंबर में भी। तो होरा जी ने कहा कि 10 में से 7 नंबर देंगे, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हम भी करते हैं। मगर एक सबसे बड़ी सोच का विषय यह है कि हमारी जो मानसिकता है उसे भी हमें तभी बदलाव आ सकेगा। 10% का अगर हम माने कि नागरिक का दोष है, मगर कहीं ना कहीं कड़ाई करने की आवश्यकता है। कठोरता अगर नहीं होगी तो जहां पर नियमों में ढील होगी, वहां लोग इसका फायदा उठाएंगे। कहीं ना कहीं कानून में जो लीकेज है उसका फायदा उठाने की कोशिश लोग करते हैं। आप मानते हैं ना इसको? देखिए, वो बहुत पुरानी कहावत है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो कहीं कहीं पे नरम भी होना पड़ता है, कहीं कहीं पे लॉ का यूज भी करना पड़ता है। तो ये एक, जब तक इन दोनों का प्रॉपर मिक्सचर नहीं होगा तब तक वो चीज़ें लाइन पे नहीं आएंगी। कहीं कहीं पे बहुत ज़रूरत होती है कि आपको कढ़ाई भी ज़रूरी है, और कहीं पे बातचीत करके भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। तो सरबजीत सिंह होरा से हम बात कर रहे हैं, और ये सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एलएलबी में है और कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा हमें जो जानकारी है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ काफ़ी अच्छा है, एमएसएमई की भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है संख्या। तो इसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है और कैसा हो रहा है? देखिए, एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम शॉर्ट में एमएसएमई बोलते हैं, तो
अगर आप सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं या नॉर्थ बंगाल ही नहीं, पूरे इंडिया के बारे में अगर बात करें तो वो बैकबोन है इंडिया का। क्योंकि आज के दिन जो मेजर जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं या जो मेजर जो इंडस्ट्रीज है जिनका रीच है वो एमएसएमई का है। लार्ज इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है और हर जगह उनका रीच नहीं है, बट अगर आप लोकल लेवल पे अगर देखें तो एमएसएमई का ही रीच है। और छोटे से छोटा प्रोडक्ट आप मानिए या बड़े से बड़ा प्रोडक्ट, एमएसएमई सक्षम है उसे बनाने के लिए। अगर हम नॉर्थ बंगाल या सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एमएसएमई कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ लोकेलिटीज में, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज है तो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में आप एमएसएमई काफ़ी सालों से लोग अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी स्कोप है यहाँ पर, क्योंकि उस हिसाब का एक एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो बीच में हमने देखा था काफ़ी अच्छा एमएसएमई ग्रोथ था, अभी भी आ रहा है एमएसएमई ग्रोथ, बट कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि एमएसएमई का जो स्कोप है यहाँ पर, जिस हिसाब से जो रेडी सेटअप है हमारे पास, उतनी एमएसएमई शायद लोग लेके नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, सिलीगुड़ी हमेशा से ट्रेडिंग जोन रहा है। हम लोग, हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना ध्यान लोगों का नहीं गया, बट अभी जैसे न्यू जनरेशन आ रही है, सब सेकंड जनरेशन, सबकी थर्ड जनरेशन, तो पीपल हैव टर्न्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग, लोग आ रहे हैं अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। लेकिन अभी भी बहुत बहुत हमारे पास, कई बार हम बैंक्स में बात करते हैं, बैंक्स में आपको जब हम डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप के आपके पास फाइनेंस के प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर चाय के आ रहे हैं, चाय के आ रहे हैं, हमारे पास ट्रेडिंग के आ रहे हैं, पैकेजिंग के, चाय की पैकेजिंग के, या गार्डन्स के, या बॉटली फैक्ट्रीज के। बट वो कभी, बट शायद ही वो बताते हैं कि कोई नई मैन्युफैक्चरिंग आई है, तो उस टाइप से हमें भी फील होता है कि नहीं। और वो आज के दिन लेंडिंग के लिए बैंक रेडी है, वो फाइनेंस, उसके बाद उनके पास बहुत सारी एमएसएमई की स्कीम्स हैं, सब्सिडीज है आज के दिन में बहुत सारे एमएसएमई के लिए, बट हम ही अगर नहीं लेके आएंगे तो वो सब्सिडीज का यूटिलाइजेशन कौन करेगा। अच्छा, उद्योग की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो उद्योग के लिए यहाँ पर जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, वह क्या पूरी तरह से परिपूर्ण लगती है आपको, या उसमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है? देखिए, उद्योग की सुविधाएं यहाँ पर सब हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर लगाते हैं तो सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स है। कभी कभी उसमें, अब सब्सिडी में आप टाइमली उसको अप्लाई करते हैं, लाइसेंसेस लेते हैं, सब कुछ ठीक से करते हैं, मे बी कुछ टाइम डिसबर्समेंट को लेके वो चलता रहता है कि कुछ प्लस माइनस टाइम ऊपर नीचे लगता है, बट अल्टीमेटली सब्सिडीज लोगों को मिलती हैं। और तो मेरे हिसाब से, और आज के दिन जो सब्सिडी चल रही है, जो एमएसएमई स्कीम जो रनिंग है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि हमने पुरानी स्कीम्स भी देखी है, उसमें हर टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स है, पावर से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर जीएसटी तक, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो एक पैकेज बना के दिया है। अब रिक्वायरमेंट है हम एमएसएमईज लगाएं, उनको बेनिफिट लें, उन चीज़ों का, सब्सिडीज का बेनिफिट लें, और अपनी इंडस्ट्रीज को और हम एक्सपैंड करें, बढ़ाएं, आगे एनहांस करें अपनी इंडस्ट्रीज को। तो एमएसएमई और इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की, थोड़ी सी एक संक्षिप्त बातचीत की है, इसके बारे में विस्तार से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक सेशन लेंगे अगर जरूरत होगी तो इस बारे में। स्टार्टअप के बारे में क्या ख्याल है, जो अभी सिलीगुड़ी में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टार्टअप को लेकर बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी में, खासकर जो आपकी जनरेशन की है, उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टार्टअप बज़वर्ड है आज के दिन, हर चीज स्टार्टअप नहीं होता, बट हाँ, बहुत सारी चीजें स्टार्टअप होती हैं। तो अगर हमें वो डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तभी हम उसे स्टार्टअप में क्लासिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। स्टार्टअप में भी अब आप जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस में हम देखें तो शायद ईस्टर्न इंडिया उतनी अग्रेसिवली हम स्टार्टअप्स को डेवलप नहीं कर। मैं अभी जब अपने स्टार्टअप्स को रेस किया, मैं 2 दिन पहले मुंबई में एक सी इंस्टीट्यूट ने एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने वो अटेंड की थी, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वर फ्रॉम सूरत। तो हर सेकंड थर्ड स्टार्टअप, और सब यंग 22, 23, 24 साल के लड़के वो स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। तो आई वाज शॉक्ड। मैं उनसे ये बात करी, हो क्या रहा है यहाँ पर। शायद मुंबई में है तो मे बी सूरत इज क्लोजर, ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट इतना भी कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं था जितना वहाँ पे देखने सूरत के में, और एकदम यंग। और फाइनेंस, क्योंकि आईसीआई का था तो काफी सारे फाइनेंस बेस्ड स्टार्टअप्स थे, तो फाइनेंस का इतना मूवमेंट वहाँ पे, मतलब मेरे को ये लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मेरे को बहुत कम थे क्या एक्चुअली ये एक मुंबई से वेस्टर्न बेस्ड था, तो ज्यादा वहाँ पर थे, बट फिर भी वेस्टर्न में भी बहुत बड़ा है। देखिए, वेस्टर्न का जोन अगर प्रतिशत बोले तो सूरत का था, सूरत के काफी वहाँ पे लोग थे जो एक स्टार्टअप्स, और सब बहुत ही यंग।
तो इस हिसाब से हमें भी उस लाइन पे सोचना चाहिए। स्टार्टअप एक बज़वर्ड है खाली, लेकिन एक चीजों को सोचना और उसे समझ के एक नया कुछ चीज को क्रिएट करना। एक तरह से इसको भी अगर पकड़े तो एमएसएमई ही है, ये हाँ, उद्योग ही है, उद्योग ही है, बिल्कुल ये उद्योग है। क्रिएट कर दिया गया स्टार्टअप है। हाँ, और लेकिन क्या है, इसमें करना पड़ेगा कुछ अलग हटके, तभी ये कहीं ना कहीं। देखिए सिर्फ अलग की बात नहीं है। अगर सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेडिसिन आप डिलीवर करते हैं और मेडिसिन को आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दें। अब इमीडिएट कोई बहुत इंपॉर्टेंट किसी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, अगर वो किसी के घर पर डिलीवर हो जाए तो वो एक स्टार्टअप कहलाएगा। सेम चीजें हम भी कर रहे हैं, हमारे पास शॉप है, वो शॉप पे लोग आ रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं, बट वो टाइम गैप जो कम कर दिया उसने स्टार्टअप ने। ई कॉमर्स की बात कर रहे हो आप? ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स से हाँ, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी से, एनीथिंग विद टेक्नोलॉजी। अब मैंने एक बहुत अच्छा वहाँ पे स्टार्टअप देखा था, जो लोगों को, अगर किसी के कोई अगर डेफ है और नहीं सुन पाता है, तो वो बोन से उसके तरफ, वो उसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी, बोन के थ्रू साउंड को वो पहुंचा रहे थे उस तक। तो वो एक उस टाइप के, मतलब उन सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को ही आई थिंक स्टार्टअप में क्लासिफाई हो सकता है ये। और वो सिलीगुड़ी आपको क्या लगता है कितना हद तक माने स्टार्टअप की जो एक्चुअल जो परिभाषा है उसको समझ पा रहा है? देखिए स्टार्टअप, मैंने अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत ज़्यादा स्टार्टअप मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखा है। और एमएसएमईज ज़रूर हैं, लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बट वो इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं वो हम इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज नहीं, मैं अभी भी हम पुरानी स्केल में चल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो अभी इतना नहीं हुआ है। तो अभी बहुत स्कोप है, और स्टार्टअप्स लाने के लिए हमें पहले स्टार्टअप्स को समझना पड़ेगा, वहाँ पे क्या एग्जैक्टली स्टार्टअप का मतलब क्या है, उसी परिभाषा को समझना पड़ेगा। और हम टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इसमें रोल प्ले करेगी। अगर आप फाइनेंस फील्ड में भी बात करें तो फाइनेंस फील्ड में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बट दे आर ऑल बाउंड बाय टेक्नोलॉजी। हर फील्ड में ही स्टार्टअप है, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल, मैं भी ये एक जो समझने की चीज है कि टेक्नोलॉजी को हम किस हिसाब से इम्बाइब करें। अब बहुत सिंपल सी चीज है, अभी भी हम नेटवर्किंग पे काम करते हैं। अभी 10 पीसीज हैं आपके एक सेंट्रल सर्वर है, बट आपको आज के दिन वो नेटवर्किंग के उन सब दायरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली आप क्लाउड पे जा सकते हैं। क्लाउड के बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, और बहुत कम कॉस्ट पे आप क्लाउड पे जाके नेटवर्किंग के पूरे हैसल्स को खत्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो छोटी छोटी चीजें हैं, हर चीज का कॉस्ट होता है, बट उन चीजों का कॉस्ट बेनिफिट भी होता है। अगर हम हमारे ऑफिस की बात करें, तो कोविड के टाइम में हमने जब काम करना शुरू किया, तो हमने सोचा अब हम क्लाउड में मूव करते हैं। बहुत दिक्कतें आई, बहुत ट्रायल एंड एरर किया, बट वी मूव टू क्लाउड, और आज के दिन हम क्लाउड पे ही है। हम बिल्कुल, हम टोटल 100% क्लाउड पे। हम नेटवर्किंग पे फिर वापस नहीं आए। तो ये एक देखिए, मैं वही बताया, एक्सेस आप कहीं से भी कर सकते हो। बिल्कुल, मैं अपने मोबाइल से भी चाहूँ तो मैं यहीं बैठे बैठे अगर कुछ मेरे को सर्विस देनी है अपने क्लाइंट को, तो आई कैन डू दैट। तो इस टाइप से टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि 10 रुपए लग जाएंगे, अरे मेरा तो ये कॉस्ट लग जाए, बट दैट इज नॉट अ कॉस्ट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, सुविधा मिलेगी, अगर हम उसे इन्वेस्टमेंट पकड़ लें, तो आई थिंक हमें वो स्टार्टअप के लिए भी हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। हम उस तक थोड़ा सा मूव कर पाएंगे अगर हम टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बना लेंगे। तो हमारे साथ है सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलएलबी में फिलहाल कार्यरत हैं सरबजीत होरा। और हम अभी जो बात कर रहे थे उसके अलावा अब जो मेन मुद्दा है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, नमस्ते सिलीगुड़ी, जो सिलीगुड़ी ग्रीन है, हम ग्रीन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यह एक खास बात होती है। आप भी बचपन से ही आप यहाँ पर हैं, आपने देखा होगा कि सिलीगुड़ी बहुत हरा भरा रहा था, बहुत एक हरा भरा, चारों तरफ से घिरा, पेड़ों से घिरा, एक अलग ही वातावरण आपने देखा होगा। लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं क्योंकि विकास हो रहा है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसके कारण कहीं ना कहीं पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। अब धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका दोष भी हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन इसको बैलेंस करने, अगर बैलेंस नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं दोषी हम होंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम लोग कोई ऐसा प्लान हो कि जो आप सुझाव दे सकते हो, क्योंकि यह सुझाव आज अगर हम कॉरपोरेशन को भी अगर जाए, कॉरपोरेशन के पास भी, या जो डेवलपर है उनके पास भी जाए, स्वयं अगर वो लोग अपने इच्छा से अगर इसको इम्प्लीमेंट करें अपने प्लान में, तो बेटर होगा। क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम सबको छूने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे।
और टेम्परेचर इंक्रीज हम सिलीगुड़ी में देख रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, कोल्ड एक्सट्रीम देख रहे हैं। हाँ, ऐसा हमने कभी कभी भी सोचा भी नहीं था कि सिलीगुड़ी में इतना टेम्परेचर। और फिर ठंड भी हम देख रहे हैं, ठंड भी बढ़ रही है। तो ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों चीज़ें हम इस चीज़ों का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देखिए, एक मैं आपसे एक जैसे आपने सुझाव की बात की फॉर, तो एक ग्रीन बिल्डिंग बोल के कंसेप्ट होता है। तो ग्रीन बिल्डिंग, लेकिन आज के दिन ग्रीन बिल्डिंग जो हमारे, हम भी काफ़ी लोगों से डिस्कस करते हैं इसके चीज़ ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, लॉज और ये सब है, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी उन्हें अचीव करना इज लिटिल डिफिकल्ट। उन सब पैरामीटर्स को टिक करते करते आप ग्रीन बिल्डिंग तक पहुंचना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को फ्रेंडली बनाना, मतलब उन लोगों को प्रमोट करना, ये नहीं दिखाना कि आप अब आपको आप ये करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। थोड़ा सा ईज करना इन सब चीज़ों को, ये एक बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बिल्डर कम्युनिटी भी है ये भी इन चीज़ों का बेनिफिट ले पाए। अगर ग्रीन बिल्डिंग्स बनने लग गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एक कुछ बेनिफिट दिया जाए या कुछ सब्सिडीज दिया जाए। इलेबोरेट करेंगे क्या है ग्रीन? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग में ये गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट है कि आप अगर डेवलपर चाहे तो वो ग्रीन बिल्डिंग में जा सकता है। मतलब वो उसमें अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज होते हैं, बहुत इलेबोरेट कंसेप्ट है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपके। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज होते हैं, कवरेज ऑफ ओपन एरिया ज़्यादा होता है। तो इस टाइप से इन सब कुछ उनके पैरामीटर्स हैं। इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जगह ज़्यादा, तो उन सब करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग आ रही है सिलीगुड़ी में, काफ़ी जो कम्युनिटी से अब कोशिश करते हैं कि, क्योंकि अब जो बिल्डिंग कम्युनिटी ये भी खर्चा भी ज्यादा है ना, क्योंकि अगर बिल्कुल स्क्वायर बिल्कुल फीट की बात करें तो वो हाँ, अल्टीमेटली तो वो बिल्डर तो उसमें ही जोड़ेंगे। देखिए वो दैट विल बी हाँ। तो ग्रीन बिल्डिंग ये कंसेप्ट जो गवर्नमेंट लाए, हम अब ये इम्बाइब करना शुरू कर जाए तो दैट इज वन वे जहाँ पे आप कर सकते हैं। सेकंड, जो अब रोड्स एक्सपैंड हो रही है, अब अचानक से जब हम उत्तरायण से पार हो रहे थे, तो ये डेवलपमेंट का बोल सकते हैं, हार्श रियलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अलग ही बने। हाँ, मैं शायद कुछ मुझे टाइम हो गया था उस तरफ गए हुए, तो मैं जब अचानक से क्या दिखा रही है क्या हो गया, ये अचानक दूसरी जगह आ गया। सही बात है, ऐसा लग रहा था कोई मेट्रो सिटीज में आ गया, पूरा बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, सही बात है, पेड़ नहीं है वहाँ पर। वो कहते हैं हार्श रियलिटी ऑफ, माने कड़वा सच है, इसको मानना पड़ेगा। सही बात है। तो अब जैसे डेवलपमेंट वहाँ पे होगा, रोड्स की डेवलपमेंट होगी, तो उनके साथ में जो इन्वायरमेंट को भी, पर्यावरण को भी उतना ही महत्व दिया जाए। जब तक रोड्स डेवलप हो रही है, उस टाइप की जो सस्टेनेबल ट्रीज या सस्टेनेबल क्रॉप्स अगर वहीं पे हम लगाएं और उन्हें मेंटेन किया जाए, आई थिंक उतना जो पहले था उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, 10-20% बिल्कुल हम पहुंच पाए जी। तो काफी अच्छा इन्होंने एक सुझाव दिया है ग्रीन बिल्डिंग का आपने। तो आई थिंक इसमें कितना हद तक यहाँ के जो डेवलपर हैं वह इसको समझ पाएंगे या कर पाएंगे, कितना उनके लिए सुविधाजनक है, यह तो खैर उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, राहत तो कहीं ना कहीं से चाहिए। माने आखिर अंत में जाके हमें यही बोलना पड़ेगा कि हाँ, हमें राहत तो चाहिए, क्योंकि पूरे 6 दिन हम जब काम करते हैं, 7वां दिन जब आता है संडे, उस दिन हम कम से कम ये उस दिन हमें सोचना पड़ता है कि हमें कम से कम थोड़ी सी ताजी हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए, जहां हम सांस ले सके। तो उसके लिए हम जंगल की तरफ दौड़ते हैं। मगर अब जंगल धीरे धीरे हमसे दूर जाते जा रहे हैं, किलोमीटर का फासला जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन जंगलों को हम काटते जा रहे हैं, धीरे धीरे जंगल कम हो रहा है। तो खैर ये भविष्य हमें सोचना पड़ेगा कि हमें भविष्य में क्या देखना है। हमें कंक्रीट के जंगलों में रहना है या फिर हमें ग्रीन जो है पेड़ों की छांव में रहना है। तो यह तो थी हमारे ग्रीन सिलीगुड़ी की बात। अब अगर हम बात करें ब्रांड सिलीगुड़ी का, जैसे उस समय हमने बात किया, तो सिलीगुड़ी कई चीज़ों के कारण जाना जाता है। उसमें से मुख्यतः हांगकांग मार्केट की हमने बात की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलीगुड़ी का अपना एक अगर हम बात करें, अपना एक इतिहास है। भले ही छोटा सा शहर है, मगर आज पूरे बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज़्यादा तेजी से उभरता हुआ विकास की तरफ, इंडस्ट्री के मामले में या फिर टूरिज्म के मामले में, हर चीज में इसका एक योगदान है। हर क्षेत्र में इसका एक योगदान है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी। बावजूद इसके, अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपको सिलीगुड़ी आना है, तो वह चाहे रेल मार्ग से आते हैं, चाहे वह हवाई मार्ग से आते हैं, तो उन्हें सिलीगुड़ी का पर्टिकुलर कोई स्टेशन नहीं मिलता है या फिर कोई हवाई अड्डा नहीं मिलता है। इसमें आप क्या कहेंगे कि कितना शेडबैक है हमारे लिए?
देखिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आपने जैसे बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया है कि जो हमें अपना हमारे अपने नाम से कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अपने नाम से एयरपोर्ट है। बागडोगरा एयरपोर्ट अगेन वही, बहुत कई बार हमारे भी फ्रेंड्स बाहर से आए तो उन्हें समझाना पड़ता है कि बागडोगरा सिलीगुड़ी हम पास पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो एयरपोर्ट वहाँ पे वो स्टार्टिंग से उसी नाम से है, बल्कि सिलीगुड़ी शहर को ही जो जोड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हमें ये फील तो होता ही है। अभी जैसे सेकंड एयरपोर्ट आ रहा है, क्या पता आपके माध्यम से मे बी जितना आप इस पॉइंट को उठा रहे हैं तो शायद हो सकता है उस एयरपोर्ट को मैंने भी सुना है ये। तो शायद हो सकता है उस एयरपोर्ट को सिलीगुड़ी का भी शायद एक छोटा नाम ही शायद उसको सिलीगुड़ी को भी कुछ जगह मिले वहाँ पर। तो ये तो ज़रूर है कि, और रेलवे स्टेशन भी दूसरी तरफ, रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी भी हमारा पार्ट है, हम यही समझते हैं। बट सिलीगुड़ी क्योंकि अब इम्पोर्टेंस ले रहा है, बिल्कुल। लोग आज पूछ रहे हैं सिलीगुड़ी के बारे में, मगर फिर भी आज अगर बात करें छोटे छोटे स्टेशनों की, अगर आप बात करें दालकोला देखिए और भी देखिए, बहुत सारे स्टेशन है, सबका अपना अपना नाम है जी। सिलीगुड़ी को खोलने के लिए फिर उन्हें एनजेपी से कनेक्ट करना पड़ता है कि हाँ एनजेपी जाए, बिल्कुल वो समझाना पड़ता है लोगों को कि एनजेपी हमारा ही स्टेशन है, हम आप पहुंचिए, हम आपको लेने के लिए पहुंच जाएंगे। ये बात हो गई कि मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ठीक है, हमारे लिए सुविधा है, हमें वहां से आने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, हो सकता है 10-20 मिनट का डिस्टेंस हो। बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ी बात होती है जब एक शहर इस तरह से विकास कर रहा हो, तो उसको विकास के लिए और जो सहयोगी चीजें चाहिए होती है, उसमें कम से कम यह भी एक पार्ट है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उसमें कहीं ना कहीं एक सिलीगुड़ी अगर ब्रैकेट में भी जोड़ दे तो कम से कम मुझे लगता है कि लोगों को सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, मैंने इससे विकास और होगा। बिल्कुल, एक नाम मिलना, एक सेंट्रल मैप पे आना, एक रेलवे के मैप पे आना और एक हवाई अड्डे पे मैप पे आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे वही शहर तो दिखता है मैप में, बट नाम कुछ और दिखता है। सबसे बड़ी और एक बात बता देता हूं आपको, शायद आपने इसको नोट किया होगा कि नहीं, आप देखिएगा कि सिलीगुड़ी में जब भी कोई आप भी कहीं ना कहीं बिल्डर कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको पता ही होगा कि जब कोई ब्रोशर बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि इस पॉइंट से, माने हमारे इस प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन यानी कि एनजेपी इतनी दूर है और यहां से हवाई अड्डा यानी बागडोगरा इतनी दूर है। मतलब मेंशन ये करना पड़ता है कि बागडोगरा इतनी दूर है जो कि हवाई अड्डा है। लेकिन अगर हम दूसरे जगहों पे देखें, जैसे दूसरे जगहों की अगर माने, तो वहां पर लिखा जाता है कि हवाई अड्डा सिर्फ, क्योंकि वहां अलग से मेंशन नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई अड्डा उनका अपना होता है, उनके अपने शहर का नाम के साथ कनेक्टेड होता है। मगर यहां पर सारी चीजों को अलग अलग तरीके से दर्शाना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। ये सही ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा कि एयरपोर्ट कौन सा है आपका, कौन सा, अगर कोई बाहर से इन्वेस्ट करना चाहे तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो बागडोगरा एयरपोर्ट दिखाने के लिए वो समझाना पड़ता है कि ये एयरपोर्ट सबसे क्लोजेस्ट है या ये रेलवे स्टेशन सबसे क्लोजेस्ट है। बहुत वाइटल चीजें होती है। व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें आती हैं लोगों को समझाने में। बाकी देखिए, जो टूरिस्ट है वह तो आएंगे ही, उनको तो आना है, तो उनको डेस्टिनेशन वो आजकल गूगल पे खोज के अपना देख लेते हैं। लेकिन व्यवसाय के हिसाब से, अगर इन्वेस्टर के हिसाब से सोचे तो उन्हें सोचना पड़ता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बीच में अभी मेरा एक कोई फ्रेंड बाहर से वो आया और आके सिक्किम चला गया। तो वो उसने कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पाया तुम कहाँ। मैं बागडोगरा में उतरा और वहां से मैं डायरेक्टली चला गया। तो कह रहे तुम बागडोगरा में उतरे तो हमारा ऑब्वियसली तुम सिलीगुड़ी पार होके गए, तुम बिना सिलीगुड़ी पार किए तुम सिक्किम जा नहीं सकते हो। अच्छा, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि मैंने सिलीगुड़ी पार भी किया है। तो ये होता है ऐसा कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है लोगों के जहन से अनायास ही, क्योंकि जो लोग लगातार आते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो पहली बार आते हैं उन्हें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सिलीगुड़ी है कहाँ पे एक्चुअली। तो ये सरबजीत सिंह भी हमारे साथ सहमत है इस बात में, और ये बात हमारी नहीं है, ये बात सिलीगुड़ी की है, सिलीगुड़ी के नागरिकों की है, जो सिलीगुड़ी से लगाव रखते हैं, जो प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि सिलीगुड़ी आने वाले समय में और ज़्यादा विकसित हो, जिसका नाम जो हमारा जो मानचित्र है उसके, रेलवे के मानचित्र के अंदर में भी कहीं ना कहीं इसकी एक अलग पहचान हो कि हाँ, सिलीगुड़ी में भी एक रेलवे स्टेशन है, और हमारी जो व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो और ज़्यादा तेज हों और ज़्यादा विकसित हों और ज़्यादा बढ़े। हमारा मकसद सिर्फ भला करना है, सिलीगुड़ी के लिए भला सोचना है, यही हमारा मकसद है। अच्छा, एक और चीज़ है जो पॉइंट है सबसे बड़ा, जो सिलीगुड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, वह है कि सिलीगुड़ी इतने वर्षों में हर बार जब भी लोग आते हैं तो इसको एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में मानते हैं।
चाहे वह टूरिज्म के मामले में हो या और भी किसी मामले में हो, इसको एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में माना जाता है। मगर बावजूद इसके यहाँ पर बड़े से बड़े ब्रांड के होटल आ चुके हैं, जहाँ ठहरने की सारी सुविधाएं हैं, 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स भी हैं, मगर अभी तक हाँ, इसके बावजूद ये भी बता दूं कि यहाँ पास में ही सरकार ने 2 पर्यटन स्थल बनाए हैं। एक तो गाजलडोबा है और एक गाजलडोबा 1 घंटे के रास्ते में है, 45 मिनट के रास्ते में, और एक बंगाल सफारी है जो कि बिल्कुल पास में है। बावजूद इसके स्टे करने वाले जो टूरिज्म पॉइंट की बात है, यहां पर और क्या क्या हो सकता है जिससे कि लोग इसको स्टे करने लायक समझे, यहां घूमने लायक समझे, इसको भी टूरिस्ट पॉइंट समझे, इसको लिए आप क्या सोच सकते हैं, इसको प्रमोट किया जाएगा? देखिए, टूरिज्म पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि अब ये एक ये रियलिटी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे कुछ बहुत खूबसूरत टूरिज्म पॉइंट्स हैं जो सिलीगुड़ी से होते हुए जाता है। तो सिलीगुड़ी इसलिए ट्रांजिट पॉइंट के अंदर अगर हम ना भी चाहें तो आ जाता है, क्योंकि किसी को अगर दार्जिलिंग जाना है तो वो सिलीगुड़ी से होके जाएगा, कर्शोंग है, बहुत सारी प्लेसेस और हैं, बंगाल में है, सिक्किम में है। तो अगर उसे उन जगहों को पास करना है तो वो सिलीगुड़ी को टच करते हुए भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम ट्रांजिट पॉइंट बन चुके हैं, और शायद फ्यूचर में भी ट्रांजिट पॉइंट सिलीगुड़ी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिज्म डेस्टिनेशंस को ये कनेक्ट करता है। अब रही बात सिलीगुड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बहुत और भी डेवलप कर पाते हैं, जिस हिसाब से हमने देखा कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को के अलावा प्राइवेट भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स आए हैं अब सिलीगुड़ी में। तो इन सब मॉल्स में जो अट्रैक्शन है, ये एक पॉइंट है कि जब जो लोग बाहर से आते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ भूटान से, जो वो आते हैं सिर्फ सिटी सेंटर मॉल घूमने के लिए। तो ये एक ये टूरिस्ट पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये शॉपिंग टूरिस्ट, हाँ, समझ लो इसको। शॉपिंग टूरिस्ट पॉइंट है। कई लोग आते हैं बाहर से जो सिर्फ शॉपिंग, जो सिर्फ विधान मार्केट आते हैं, जो होलसेल परचेज करते हैं। तो ये आप में अब बांग्लादेश की मार्केट भी है, वो भी कई लोग आते हैं जो परचेज करके जाते हैं, परचेजिंग के लिए जाते हैं। तो वो भी तो वो यहाँ रहते हैं, तो यहाँ इन मार्केट्स पे भी वो लोकल मॉल्स में जाते हैं। तो मॉल्स के अलावा भी मुझे लगता है कुछ अम्यूजमेंट सेंटर्स हो गए या कुछ ऐसे, बहुत सारी चीजें, हाँ, तो उन चीजों को अगर हम और भी डेवलप करें, प्रमोट करने की आवश्यकता, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल प्रमोशन नहीं हो रहा है कि हाँ ये भी जी जगह जी है जी, जहाँ हाँ, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप सिटी सेंटर जाओ तो कम से कम 1 दिन लग जाता है पूरा, बिल्कुल, वहाँ पर पूरा घूमो तो इसको प्रमोशन की आवश्यकता है कि हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट है। देखिए, जो साइंस सिटी की आपने बात बोली है, वो भी बहुत बहुत अहमियत रखता है। साइंस सिटी यहाँ पर भी सिलीगुड़ी बहुत अच्छी एक जगह है, तो उसका जैसे आपने प्रमोशन बताया, तो साइंस सिटी को अगर हम प्रमोट करें, इस्कॉन मंदिर पॉइंट्स हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है जिस प्रमोशन नहीं हो रहा है उस टाइप से, उनका जो जिस गति से, जिस हिसाब से प्रमोशन होना चाहिए, मुझे लगता है वो नहीं है। तो इसके प्रमोशन में आपको लगता है कि इसमें सहयोग करना चाहिए जो व्यापारी वर्ग है, जो और भी जो लोग हैं जिनके पास बाहर से अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, उनके पास इनका भी प्रमोशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और शायद आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उठाया है कि प्रमोशन शायद हम नहीं कर रहे हैं, तो मे बी अब हमें भी इस चीज़ के बारे में जागरूकता बढ़ी है कि हमें प्रमोशन करना चाहिए। इस पे टोकूंगा, प्रमोशन आप कर सकते हो, ये मेरे जहन में आया है, क्योंकि अभी जब बात हो रही थी तो ये ब्रोशियर की बात हो रही थी, तो ब्रोशियर में मैंने देखा है कि ब्रोशियर में ये अस्पताल का, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन का और हवाई अड्डे का, इसके बारे में विवरण होता है। मगर इन प्लेसेस का अगर हम उसमें लिखें तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनका भी प्रमोशन हो रहा है। अगर आप लिखते हो कि गाजलडोबा यहाँ से इतने किलोमीटर है, अगर आप लिखते हो बंगाल सफारी यहाँ से इतने किलोमीटर है, अगर आप लिखते हो साइंस सिटी यहाँ से इतने किलोमीटर है, तो क्यूरियोसिटी जागेगी कि साइंस सिटी है क्या, या फिर इनको पता चलेगा हाँ कलकत्ता में नहीं, सिलीगुड़ी में भी साइंस सिटी है। तो जो जर्नल लोग हैं, ऐसे मुझे मालूम है कि सरकार इसका पूरे तरह से प्रबंध कर रखी है, इसकी जो इसका जो विज्ञापन है या इसको जो संचालित करने की व्यवस्था की है। मगर ऐसे अगर प्रयास करे साधारण लोग जो कि सिलीगुड़ी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इससे बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जैसे आपने प्रमोशन की बात की, आजकल बहुत सारे कैंप्स हो रहे हैं और बच्चों को लेके जाते हैं बंगाल सफारी पे, तो ये एक बहुत अच्छा वे ऑफ प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, जिससे उनके स्कूल को या उनके जो इंस्टीट्यूट को भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिल रहा है, एक सफारी का एक्सपोजर मिल रहा है उनको। और बंगाल सफारी एज अ ब्रांड, मुझे भी याद है, शायद 3-4 साल पहले हमारी कोई लायंस क्लब की कोई मीटिंग हुई थी वहाँ पे, तभी हमने भी जाना था कि इतना कुछ है। शायद हम तो सिर्फ बोर्ड देख के आगे बढ़ गए थे, बट जब तक हम वहाँ पे जाए नहीं, जब तक हम लोगों को लेके नहीं जाए, हम खुद ना जाए, तब तक उन चीज़ों के बारे में हम भी नहीं जान पाएंगे और हम लोगों को भी नहीं बता पाएंगे। तो प्रमोशन एट अ सिटीजन लेवल भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गवर्नमेंट लेवल पे। वाली जो बात मैंने कही है
हाँ। जम रही है आपको? ये भी बात सही है, ये बिल्कुल डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा थोड़ा सकता सा प्रयास है इसमें, मुझे लगता है कुछ नहीं कि ब्रांड तो हो ही रही है, उसके अंदर हम इसको डालकर एक प्रयास कर सकते हैं, अपनी तरीके से ब्रांड सिलीगुड़ी को प्रमोट कर सकते हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, और शायद आपने जो सजेशन दिया है, बहुत सारे अगर जो बिल्डर्स भी वो सुन रहे होंगे तो शायद आपका सजेशन जरूर पिकअप करेंगे। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हमारी बातों को सुना जाए, और कहीं ना कहीं अगर हमारी बातों को अमल करें तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं, हमारे सिलीगुड़ी के लिए बेहतर है, और हो भी रहा है। हमने देखा है कि अभी पेड़ लगाने का जो प्रयास है इसमें भी तेजी आई है, मगर जो लोग पेड़ लगा रहे हैं मैं उनको एक आग्रह फिर से करूंगा कि सिर्फ पेड़ लगाने तक आप सीमित मत रखिए, उसकी जो देख रेख है, उसकी जो व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखिए, ताकि वो पेड़ बड़ा हो रहा है कि नहीं, उसको ठीक से पानी मिल रहा है कि नहीं, उसे जो आवारा पशु है वह खा नहीं जा रहे हैं, उसकी जो सुरक्षा है, उसको जो मेंटेन रखना है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ लगाने भर से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा पालन पोषण आपको करना पड़ेगा आखिरी दौर तक। तो अब समय काफी लंबा हो चुका है और हमारी बातचीत हो रही थी सरबजीत सिंह होरा से। फिलहाल 6:50 हो चुके हैं और अब हमें विराम लेना होगा इस कार्यक्रम से। तो आखिरी दौर में, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने जो मेहमान हैं उनसे हम बातचीत के दौर में आपसे सीधे तौर पर बात करने के लिए कहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप कुछ भी अपना संदेश देना चाहते हो एज ए सिलीगुड़ी के सिटीजन, तो आप दे सकते हो। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसे विचार हैं कि जो आप सलाह के तौर पर या फिर आप एक आह्वान के तौर पर करना चाहते हो, तो आप सीधे हमारे दर्शकों से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आई थिंक बीइंग फ्रॉम दी कम्युनिटी ऑफ सीएज, और मैं ये एक हमारे जो एमएसएमई के जो फ्रेंड्स हैं और जो एमएसएमई का जो स्कोप है सिलीगुड़ी, मैं इन पे ही स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जितना स्कोप यहाँ पर है और जितनी फैसिलिटीज़ आई थिंक एक छोटे शहर में अवेलेबल है, हमारे पास कई तरीके से जब हम जहाँ भी हम पहुँचना चाहें हम बहुत क्विकली पहुँच सकते हैं। बहुत तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रोड्स अब डेवलप हो रहे हैं। तो आई थिंक हम अब ट्रेडिंग माइंडसेट से बाहर निकल कर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट में आए तो जॉब्स भी क्रिएट होंगे। जॉब्स क्रिएट होते हैं तो लोग यहाँ पे सेटल होंगे। लोग सेटल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और इन जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं, लोग सेटल हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में हमारे यहाँ पे इंक्रीज आएगा। तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल डेवलपमेंट है और स्पेंडिंग कैपेसिटी जब लोगों की बढ़ेगी, तब जाके ही एक ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर आएगा। तो जो जॉब्स क्रिएशन की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे इतने यहाँ पर जो यंग जो माइंड्स है, जो हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन जो कहते हैं, जो मेरे कितने फ्रेंड्स वो मेरे साथ पढ़ते थे और शायद बहुत आज के दिन वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे सेटल्ड हैं, कुछ बहुत अच्छी जगहों को लीड भी कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रहे हैं। तो उन सब लोगों की अगर हम बेनिफिट, उन सब लोगों का एक्सपीरियंस और उन सब लोगों का यूथ अगर हम सिलीगुड़ी में इन्वेस्ट कर पाते, तो शायद हम आज इस दिन हम जहाँ पर हैं शायद हम उससे और आगे होते। तो मैं यही एक सजेशन करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके जॉब्स क्रिएट करिए, और जॉब्स क्रिएट करके अब न्यू इंडस्ट्रीज को लेके आइए, न्यू स्टार्टअप्स को लाइए, न्यू एमएसएमईज को लाइए, ताकि हम ओवरऑल इकोनॉमी को यहाँ पर बूस्ट कर पाए। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान सरबजीत सिंह होरा, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे, और इनके जो सुझाव थे वह भी काफी महत्वपूर्ण सुझाव थे। इन्होंने काफी एक अपनी जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हमारे सिलीगुड़ी को और क्या चाहिए उसके बारे में बताया। जो अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देख पाए हो, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद आप दोबारा से जाके इस कार्यक्रम को पूरी तरह से शुरुआत से देख सकते हैं, और इसमें जो सरबजीत सिंह होरा ने जो बातें की उसको आप सुन सकते हैं। उन बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है, कितना आप उस बातों को मानते हैं, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को कितना पसंद कर रहे हैं यह भी हमें जरूर बताइएगा। पसंद तो कर ही रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं और इसमें मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। 1 महीना पूरा होने वाला है इस कार्यक्रम को, और हम इस कार्यक्रम में हर दिन एक नए मेहमान को लेकर आपके साथ आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपसे रूबरू होने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा प्रयास है कि हमारा सिलीगुड़ी ग्रीन सिलीगुड़ी बने, क्लीन सिलीगुड़ी बने और बेहतर सिलीगुड़ी बने, जितना है उससे अधिक और विकास इसका हो और ब्रांड सिलीगुड़ी बने। तो आज हमें दीजिए आज्ञा, फिर हम कल मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए आप हर समय खबर समय। धन्यवाद।